माँ छेड़ देवे, ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल। एक ऐसी आवाज जिसमें मिश्री जैसी मिठास नहीं बल्कि रूह को छील देने वाला नमक है। जब पे लगा लगा रे नमक इश्क का है तेरे। वो आवाज जो कुल्हड़ में रखी उस चाय जैसी है जिसकी सौंधी खुशबू एक बार लग जाए तो फिर दुनिया की महंगी से महंगी शराब भी फीकी लगने लगती है। हमरी अटरिया पे हजारे सवरिया देखो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस आवाज ने ससुराल गेंदा फूल और नमक इश्क का गाकर पूरे हिंदुस्तान को अपना मुरीद बना लिया, उसी आवाज को एक वक्त पर बेसुरा और बेरंग मान लिया गया था। फिर ले आया मजबूर। क्या आप मानेंगे कि गजल सम्राट जगजीत सिंह ने इस गायिका के मुंह पर कह दिया कि तुम्हारी आवाज में वो चमक नहीं है, जिसे सुनकर ये आंसुओं में डूब गई और कसम खा ली कि अब ये फिल्मों में कभी नहीं गाएंगे। कैसे तेरी खुद गर्जी, ना धूप चुने ना छाँव, कैसे तेरी। क्यों ये टैलेंटेड सिंगर अपने पति की कामयाबी की परछाई में कहीं गुम हो गई, और क्या वजह रही कि डिप्रेशन ने इस हंसती खेलती लड़की को ओशो के आश्रम में संन्यास लेने और अपना नाम अपनी पहचान सब कुछ मिटाकर अजीजा बनने पर मजबूर कर दिया। रांझा रांझा कर दी फिर मैं आपको रांझा हुई, रांझा रांझा। आखिर कैसे 20 साल तक खुद को कमतर आंकने वाली, नकारे जाने के दर्द को सीने में दबाकर जीने वाली इस फनकार ने दोबारा वापसी की। कैसे गुलजार साहब ने इनमें अपनी फरीदा खानम को ढूंढा और कैसे जिस आवाज को खारिज किया गया था वही आवाज बॉलीवुड की मोस्ट वांटेड आवाज बन गई। बताएंगे इस दर्द भरी दास्तां की हर अनसुनी बात। आप बने रहिए हमारे साथ। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज, हाय रे मेरा घाघरा है, बगदाद से लेके दिल्ली। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मिस्टीक और रूहानी आवाज की मल्लिका रेखा भारद्वाज की। ओए बा चार्ली, तूने दिल के बाजी मार ली। रेखा भारद्वाज की कहानी शुरू होती है देश की राजधानी दिल्ली से। तारीख थी 24 जनवरी 1964। एक ऐसा घर जहां संगीत सिर्फ शौक नहीं बल्कि एक रस्म की तरह निभाया जाता था। रेखा के पिता दिल्ली के एक सरकारी बैंक में अधिकारी जरूर थे, लेकिन उनका असली खजाना उनके सुर थे। घर में 6 बच्चे थे, जहां 5 बहनें और 1 भाई। संगीत का माहौल ऐसा था कि रेखा ने महज 3 साल की उम्र में गुनगुनाना शुरू कर दिया था। 12 साल की उम्र आते आते ये अपनी बड़ी बहन से बाकायदा संगीत की तालीम भी लेने लगी। अक्सर देखा जाता है कि मिडिल क्लास परिवारों में पढ़ाई को तवज्जो दी जाती है, लेकिन रेखा के घर का माहौल थोड़ा अलग था। इनके पिता अक्सर बेटियों के जन्मदिन पर शानदार संगीत की महफिलें सजाते थे। रिश्तेदार आते, दोस्त आते और देर रात तक सुरों का जादू चलता था। दिलचस्प बात यह रही कि उस दौर में जब लड़कियां लता मंगेशकर जी के गाने गाकर वाहवाही लूटती थीं, नन्ही रेखा फिल्मी गीतों के बजाय गजलें और पेचीदा शास्त्रीय संगीत सुनती थी। ये लता जी की दीवानी थी, उन्हें सुनती थी, लेकिन कभी उनकी नकल करने की कोशिश नहीं की। बचपन से इन्हें पता था कि इनका रास्ता अलग है, इनकी आवाज की बनावट अलग है। आजा नेटवर्क के भीतर के हल्लो हल्लो, हो आजा नेटवर्क के। स्कूली पढ़ाई खत्म हुई और 1982 में रेखा का दाखिला हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय के मशहूर हिंदू कॉलेज में। यहीं से इनकी जिंदगी का वो अध्याय शुरू हुआ जिसने न सिर्फ इनकी पर्सनल लाइफ को बदला बल्कि बॉलीवुड को उसका एक नायाब संगीतकार जोड़ी भी दे दिया। साल 1984 फरवरी का महीना, हिंदू कॉलेज में फेस्ट की तैयारियां जोरों पर थी। रेखा अपने ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में थी और कॉलेज की स्टार स्टूडेंट मानी जाती थी। चुलबुली, हंसमुख और अपनी गायकी के लिए मशहूर। उसी भीड़ में एक लड़का भी था जो रेखा से 1 साल जूनियर था। शांत, गंभीर और थोड़ा संजीदा। नाम था विशाल भारद्वाज। आज दुनिया विशाल भारद्वाज को एक बेहतरीन फिल्म मेकर और संगीतकार के तौर पर जानती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस वक्त विशाल का सपना संगीतकार बनने का नहीं बल्कि क्रिकेटर बनने का था। जी हाँ, विशाल स्टेट लेवल के खिलाड़ी थे और उत्तर प्रदेश की अंडर 19 टीम का हिस्सा थे। वो दिल्ली आए इसलिए थे ताकि हिंदू कॉलेज से खेलकर अपना क्रिकेट करियर बना सकें, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक मैच के दौरान प्रैक्टिस करते हुए विशाल के अंगूठे में गंभीर चोट लग गई। वो चोट इतनी गहरी थी कि डॉक्टर ने साफ कह दिया कि अब क्रिकेट का बल्ला थामना इनके लिए मुश्किल होगा और एक झटके में इनका सपना टूट गया। टूटे हुए सपनों वाले उस लड़के का सहारा बनी रेखा। विशाल जब ग्रेजुएशन के 3रे साल में थे तो उनके पिता का साया भी सर से उठ गया। अब जिम्मेदारी और अकेलापन दोनों साथ थे। ऐसे में विशाल ने संगीत को अपना साथी बनाया। रेखा जो पहले से एक शिक्षित गायिका थी, इन्होंने विशाल की हर कदम पर मदद की। ये रिहर्सल में उनका साथ देती और उनकी दोनों को अपनी आवाज देती थी। एक ही कॉलेज, एक ही तरह का शौक और एक जैसा दर्द। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। ऐसे क्यों कुछ तो लिखते हो। किस्सा तो यहाँ तक है कि जब रेखा आकाशवाणी जाती थी या रियाज करती थी तो विशाल इनके लिए अपने हाथों से नाश्ता और खाना बनाते थे। ये वो दौर था जब दोनों एक दूसरे की ताकत बन बैठे। दोनों के परिवारों ने भी इस रिश्ते को सहजता से स्वीकार किया और साल 1991 में ये जोड़ी शादी के बंधन में बंध गई। शादी के बाद विशाल भारद्वाज ने अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई का रुख किया। वहाँ इनकी मुलाकात गुलजार साहब और RD बर्मन जैसे दिग्गजों से हुई। जब विशाल को छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे तो वो रेखा को भी मुंबई ले आए। लेकिन मुंबई जिसे सपनों की नगरी कहा जाता है, रेखा के लिए वो आंसुओं का शहर बनने
वाला था। शुरुआती दौर में रेखा और विशाल ने मिलकर काम किया। साल 1993 में इन्होंने बुल्ले शाह के कलाम गाए। फिर साल 1994 में किसी के रेफरेंस से रेखा भारद्वाज गजल सम्राट जगजीत सिंह के घर पहुंची। वहां मशहूर शायर सुदर्शन फाकिर भी मौजूद थे। रेखा के लिए यह किसी इम्तिहान से कम नहीं था। जगजीत सिंह ने कहा, कुछ गा कर सुनाओ। रेखा ने अपनी पूरी जान लगाकर 2-3 गजलें सुनाई। इन्हें उम्मीद थी कि शायद तारीफ मिलेगी, लेकिन जगजीत सिंह ने कहा कि तुम्हारी आवाज अच्छी है, सुर ताल भी पक्के हैं, लेकिन तुम्हारी आवाज में वो चमक नहीं है। सोचिए, जिस इंसान को आप आदर्श मानते हो, अगर वो कह दे कि आपकी आवाज में चमक नहीं है, तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी। रेखा का दिल बैठ गया। ये सुदर्शन फाकिर के साथ टैक्सी में अपने घर लौट रही थी और पूरे रास्ते इनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उस एक नकारेपन ने इनके अंदर के कलाकार को मार दिया था। इन्हें लगने लगा कि शायद ये सिर्फ क्लासिकल ही गा सकती हैं, प्लेबैक सिंगिंग इनके बस की बात ही नहीं है। और उसी रात इन्होंने फिल्मों में गाने का सपना हमेशा के लिए छोड़ दिया। पल ये सुलझे सुलझे उलझे हैं। एक तरफ रेखा टूट रही थी तो दूसरी तरफ इनके पति विशाल भारद्वाज कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। विशाल को गुलजार साहब की फिल्म माचिस में संगीत देने का बड़ा मौका मिल गया। एक तरफ विशाल दिन रात काम में बिजी रहने लगे और दूसरी तरफ रेखा अकेली पढ़ने लगी। लेकिन इसी माचिस के दौरान एक उम्मीद की किरण जगी। एक रिकॉर्डिंग सेशन में गुलजार साहब ने रेखा को देखा और कहा कि जरा कुछ गाकर सुनाओ। रेखा ने बेमन से गाया, लेकिन गुलजार जो रूह की आवाज पहचानते थे वो रेखा की आवाज सुनकर दंग रह गए। गुलजार साहब ने रेखा से वादा किया कि वो इनके पहले प्राइवेट एल्बम के लिए गाने लिखेंगे। रेखा, जिनका आत्मविश्वास जगजीत सिंह की बात से हिल चुका था, इन्होंने डरते हुए गुलजार साहब से पूछा कि बाबा, क्या मेरी आवाज फिल्मों लायक है? तो गुलजार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी आवाज फिट नहीं है? तुम्हारी आवाज में तो मिट्टी की खुशबू है। ये हौसला अफजाई संजीवनी बूटी की तरह थी। 1996 में रेखा के गुरु पंडित अमरनाथ का निधन हो गया, जिसके बाद इन्होंने गजल गायिका अमरजीत कौर से सीखना शुरू किया। इसी बीच एक बहुत ही दिलचस्प वाकया भी हुआ। विशाल भारद्वाज और गुलजार साहब एक एल्बम प्लान कर रहे थे। तय हुआ था कि इसे पाकिस्तानी सिंगर फरीदा खानम से गवाया जाएगा, लेकिन सरहदों की बंदिशों के चलते फरीदा खानम का भारत आना मुमकिन नहीं हो पा रहा था। विशाल ने परेशान होकर गुलजार साहब से कहा कि दादा, फरीदा जी तो आ नहीं पा रही हैं, क्या करें? तब गुलजार साहब ने कहा कि विशाल, अब फरीदा खानम को बुलाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास मेरी अपनी फरीदा खानम यही मौजूद है। विशाल हैरान थे। उन्होंने पूछा कि कौन? तो गुलजार साहब ने रेखा की तरफ इशारा किया। ये रेखा के लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था, लेकिन अफसोस कि विशाल और गुलजार के बिजी शेड्यूल के चलते वो एल्बम कई सालों तक डिब्बाबंद पड़ा रहा और रेखा का इंतजार बढ़ता चला गया। ये वो दौर था जब विशाल भारद्वाज माचिस, सत्या और चाची 420 जैसी फिल्मों के जरिए इंडस्ट्री में छा रहे थे, लेकिन रेखा अब भी घर की चार दीवारी में अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही थी। साल 1997 में इन्होंने चाची 420 में एक गाना गाया, फिर गॉड मदर और जहां तुम ले चलो में भी गाई, लेकिन किसी ने इन्हें नोटिस नहीं किया। एक वो दिन भी थे, एक ये दिन भी। मुंबई आए 10 साल हो चुके थे। पति स्टार बन चुका था और पत्नी एक स्ट्रगलिंग सिंगर बनकर रह गई थी। इस असमानता और लगातार मिल रही नाकामियों ने रेखा को मानसिक रूप से तोड़ दिया और ये डिप्रेशन में चली गई। इन्हें लगने लगा कि ये विशाल की जिंदगी में पीछे छूट गई हैं। इस मुश्किल घड़ी में जब दवाइयां काम नहीं कर रही थी, इन्हें रूहानी सुकून की जरूरत थी। तभी किसी ने इन्हें पुणे के ओशो आश्रम जाने की सलाह दी और रेखा सब कुछ छोड़कर पुणे चली गई। वहां इन्होंने संगीत, ध्यान और मौन का सहारा लिया। ओशो के दर्शन से ये इतनी प्रभावित हुई कि इन्होंने संन्यास ले लिया। इन्होंने अपना नाम बदल लिया और नई पहचान अपनाई, अजीजा। अजीजा का मतलब होता है ईश्वर की प्रिय। ओशो आश्रम में बिताए उस वक्त ने रेखा को बदल दिया। इन्होंने कामयाबी की अंधी दौड़ से खुद को अलग कर लिया। उस दौरान इन्होंने ये समझा कि संगीत किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने रूह को सुकून देने के लिए है। सालों बाद जब ये वापस लौटी तो ये एक नई रेखा बन चुकी थी, शांत, स्थिर और बेपरवाह। साल 2002 में विशाल की फिल्म मकड़ी आई, जिसमें इन्होंने गाना गाया। फिर साल 2003 में आई फिल्म मकबूल। इस फिल्म का गाना था रोने दो। इस गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त रेखा सचमुच रो पड़ी। इनके अंदर का सालों का जमा हुआ दर्द, डिप्रेशन, वो नकारे जाने की पीड़ा, सब उस गाने में बह निकले। रोने दो, जिया करे। लेकिन असली धमाका होना भी बाकी था। साल था 2006 और फिल्म थी ओमकारा। विशाल भारद्वाज ने एक आइटम सॉन्ग कंपोज किया था, लेकिन जब उन्होंने उसकी धुन रेखा को सुनाई तो इन्होंने साफ मना कर दिया। रेखा ने कहा, मैं गजल गायिका हूँ, क्लासिकल गाती हूँ, इस तरह के गाने में नहीं गा सकती, ये मेरी फितरत में नहीं है। लेकिन विशाल जानते थे कि रेखा की आवाज का वो खुरदरापन ही इस गाने की जान है। उन्होंने रेखा को कन्विंस किया, मनाया और झगड़ा भी किया। रिहर्सल के दौरान रेखा कई बार रोई और चिड़ी भी, लेकिन जब नमक इश्क का गाना रिकॉर्ड हुआ तो इतिहास रच गया। ये वो गाना था जिसने रेखा भारद्वाज को 20 साल के संघर्ष के बाद रातों रात स्टार बना दिया। जिस आवाज को कभी बिना चमक वाली कहा गया था, आज पूरा हिंदुस्तान उस आवाज के नशे में झूम रहा था। सभी छेड़े हैं मुझको, सुबह बाके छवियां।
आमतौर पर लोग मानते हैं कि ओमकारा रेखा का टर्निंग पॉइंट था, लेकिन सच्चाई कुछ और है। साल 2005 में ही टैलेंटेड एक्टर और लिरिसिस्ट पीयूष मिश्रा ने फिल्म गुलाल के लिए रेखा को चुना था। गाने थे राणा जी और बीडो। बीड़ो दूज थाली का लगे बड़ा मसालेदार, मन बोल चकमक। ये गाने अजीब थे, व्यंग्य से भरे थे और इनमें गजब की शरारत भी थी। गंभीर गजलें गाने वाली रेखा के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं था। इन्होंने पीयूष मिश्रा से कहा कि ये मुझसे नहीं होगा, लेकिन पीयूष अड़े रहे। उन्होंने कहा कि रेखा जी, ये बेउदगी और ये नशा सिर्फ आपकी आवाज में ही आ सकता है। भले ही गुलाल साल 2009 में रिलीज हुई, लेकिन संगीत की समझ रखने वाले मानते हैं कि राणा जी रेखा भारद्वाज के करियर का सबसे बेहतरीन और मुश्किल गाना है। राणा जी भारे गुस्से में आए, ऐसो बल खाए। खैर, ओमकारा के बाद तो जैसे रेखा के लिए बॉलीवुड के दरवाजे खुल गए। अब ये विशाल भारद्वाज की पत्नी नहीं, बल्कि स्टार सिंगर रेखा भारद्वाज के रूप में पहचाने जाने लगी। इसके बाद साल 2009 में आई फिल्म दिल्ली 6। AR रहमान का संगीत और गाना ससुराल गेंदा फूल। इस गाने ने तो घर घर में धूम मचा दी। इसमें छत्तीसगढ़ी लोकगीत की मिठास और रेखा का जैज स्टाइल, ये फ्यूजन कमाल कर गया। इसके लिए इन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। सैया छेड़ देवे, ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल। इसी साल कमीने फिल्म के गाने में भी इनकी आवाज सुनने को मिली। रात के 2:30 बजे कोई शहनाई बजे, दिल का बाजार। साल 2010 में आई फिल्म इश्किया। गाना था बड़ी धीरे जली। इस क्लासिकल बंदिश को जिस नजाकत से रेखा ने गाया, उसने साबित कर दिया कि ये सिर्फ आइटम सॉन्ग नहीं, बल्कि प्योर क्लासिकल भी गा सकती हैं। इस गाने ने इन्हें नेशनल अवार्ड भी दिलाया। बड़ी धीरे जली रहना। साल 2011 में फिल्म सात खून माफ का गाना डार्लिंग, जिसे इन्होंने उषा उथुप के साथ गाया, उसे आज भी कल्ट क्लासिक माना जाता है, जिसके लिए इन्हें फिर से फिल्म फेयर अवार्ड मिला। डार्लिंग आँखों से आँखें चार करने दो, रुकना मुझको। इसके बाद तो साल 2012 और साल 2014 के बीच रेखा ने हिट्स की झड़ी लगा दी। बर्फी का फिर ले आया दिल, ये जवानी है दीवानी का कबीरा और घाघरा, डेढ़ इश्किया का हमारी अटरिया और हैदर का आज के नाम। रेखा अब हर बड़े डायरेक्टर की पहली पसंद बन चुकी थी। फिर ले आया दिल मजबूर, हमरी अटरिया पे हजारे सवरिया देखा। साल 2014 से साल 2020 के बीच इनकी आवाज फिल्म हैप्पी एंडिंग, बजरंगी भाईजान, बदलापुर, तलवार, दृश्यम और अंग्रेजी मीडियम जैसी फिल्मों के गानों में सुनने को मिली। इसके बाद के सालों में इन्होंने हम दो हमारे दो, गदर 2, किल और इश्क विश्क रिबाउंड जैसी फिल्मों के गानों में अपनी आवाज दी। बता दे सखे कौन गले गए, ये नाजुक सा रिश्ता हमारा, कहीं ये गुज़िश्ता। इतनी शोहरत, इतने अवार्ड्स और इतना सारा पैसा कमाने के बाद भी रेखा भारद्वाज आज भी वही अजीजा हैं। ये आज भी ओशो के आश्रम जाती हैं और कहती हैं कि संन्यास लेने के बाद जीवन के प्रति इनका नजरिया बदल गया है और अब इनके लिए आत्मिक शांति सर्वोपरि है। इनका मानना है कि इनकी गायकी में जो ठहराव आया वो इसी आध्यात्म की देन है। ओ बेड़ा सजया ते उत्तो सजया यार ने मेरा। इनकी निजी जिंदगी भी बेहद सिंपल है। ये आज भी अपने पति विशाल भारद्वाज के लिए अपने हाथों से खाना बनाती हैं और ये कहती हैं कि सब्जी काटना और खाना बनाना इनके लिए किसी मेडिटेशन की तरह है। विशाल और रेखा का एक बेटा है, आसमान भारद्वाज। आसमान ने अपने पिता के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया और अपनी फिल्म कुत्ते से डायरेक्शन में भी डेब्यू किया। ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते। रेखा भारद्वाज की कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर दुनिया आपको नकार दे, अगर बड़े बड़े दिग्गज कह दें कि तुम में वो बात नहीं है, तब भी हार मत मानो। जगजीत सिंह ने कहा था कि इनकी आवाज में चमक नहीं है। सही कहा था, क्योंकि इनकी आवाज में शायद चमक नहीं, नमक था, और वो नमक जो जख्मों को भी भर देता है और जिंदगी का स्वाद भी बढ़ा देता है। ऐसे क्यों बातें खुद की ही। 20 साल का संघर्ष, डिप्रेशन का अंधेरा और फिर सूरज की तरह चमकना। रेखा भारद्वाज आज उन सभी के लिए एक मिसाल हैं जो अपनी कमियों को अपनी ताकत बनाना जानते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये बेबाक दास्तान? क्या आपको भी लगता है कि अगर रेखा भारद्वाज ने अपनी अलग आवाज से समझौता कर लिया होता तो आज हमें ससुराल गेंदा फूल जैसा नगीना कभी नहीं मिलता? आपकी नजर में रेखा भारद्वाज का सबसे बेहतरीन गाना कौन सा है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बॉलीवुड के ऐसे ही अनसुने और बेबाक किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।